आमतौर पर जब हम किसी मेडिकल रिपोर्ट या एक्सरे को देखते हैं ना, तो चीजें बहुत साफ होती हैं। मतलब अगर कोई हड्डी टूटी है तो एक्सरे में एक सफेद लाइन दिख जाती है और समझ आ जाता है कि समस्या कहाँ है। हाँ, सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के मौजूदा एक्सरे को देखते हैं तो वो तस्वीर पूरी तरह से धुंधली नजर आती है। एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं किसी अज्ञात बीमारी से जूझ रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था का मॉनिटर एक बहुत ही मजबूत और स्थिर धड़कन दिखा रहा है। एकदम सही। तो आज की इस नए गहन विश्लेषण में हम इसी बात की पड़ताल करेंगे। हम आर्थिक समीक्षा 2025-26 के दस्तावेजों के भीतर उतरेंगे। हमारा मकसद इन भारी भरकम सरकारी आंकड़ों से सबसे जरूरी जानकारियों को निकालना है। जी, और वो भी बिना किसी जटिल शब्दावली के। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सिर्फ यह न देखें कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, बल्कि ये समझें कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। और मैं स्पष्ट कर दूं कि ये सभी आंकड़े सीधे सरकारी इकोनॉमिक सर्वे से लिए गए हैं। हमारा काम बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के सिर्फ इन तथ्यों और इसके पीछे के अर्थशास्त्र को समझना है। बिल्कुल, विशुद्ध अर्थशास्त्र के नजरिए से इन प्रवृत्तियों को डिकोड करना ही आज हमारा लक्ष्य है। तो चलिए इस धुंधले एक्सरे को थोड़ा सुलझाते हैं और शुरुआत सबसे बड़ी तस्वीर से करते हैं। अगर आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक तूफानी समुद्र मान लिया जाए ना, तो ऐसा लगता है कि लहरें बेकाबू हो चुकी हैं। हाँ, हालात कुछ ऐसे ही हैं। मतलब एक समय था जो पूरी दुनिया फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार के गीत गाती थी, लेकिन आज माहौल कुछ और ही है। हर देश अपने दरवाजे बंद कर रहा है। इस समय वैश्विक नीतियों में एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव आ रहा है। समीक्षा के दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताते हैं कि दुनिया भर की सरकारें अब आर्थिक दक्षता यानी एफिशिएंसी से ज्यादा अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही हैं। अच्छा, तो मतलब अब सिर्फ मुनाफे पर ध्यान नहीं है? बिल्कुल नहीं। ऊर्जा और वित्तीय प्रणालियों का इस्तेमाल अब भू राजनीतिक हथियारों के रूप में किया जा रहा है। उन्नत तकनीक के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जो कि पहले इतना नहीं होता था। हाँ, और भविष्य के उद्योगों के लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स या महत्वपूर्ण खनिज है ना, उन पर कब्जा करने की एक अंधी दौड़ चल रही है। लेकिन जरा रुकिए, जब हम कहते हैं कि दुनिया आर्थिक रूप से डरी हुई है, तो इसका असल पैमाना क्या है? कोई डेटा है जो इसे साबित करता हो? इसका सबसे बड़ा पैमाना है सॉवरेन यील्ड का बढ़ना। अमेरिका और यूके जैसे विकसित देशों में ये सॉवरेन यील्ड लगातार ऊपर जा रही है। सॉवरेन यील्ड का बढ़ना, क्या इसे हम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि ये सरकारों के लिए उनके क्रेडिट कार्ड के ब्याज दर की तरह है? अरे वाह, ये बहुत ही सटीक तुलना है। सॉवरेन यील्ड असल में वो ब्याज दर है जो सरकारें बाजार से कर्ज लेते समय चुकाती हैं। अच्छा, तो दर बढ़ने का मतलब है कि कर्ज महंगा हो रहा है? बिल्कुल। जब ये दर तेजी से बढ़ती है तो इसका सीधा मतलब है कि निवेशक उस देश की अर्थव्यवस्था में ज्यादा जोखिम देख रहे हैं। मतलब निवेशक कह रहे हैं कि भाई अनिश्चितता बहुत है, हम ज्यादा ब्याज लेंगे। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े तो इस भारी वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपनी वास्तविक जीडीपी विकास दर का अनुमान 6.8 से 7.2% के बीच बरकरार रखा है। अरे वाह, 7% के करीब। जब दुनिया के बड़े इंजन धीमे पड़ रहे हों, तब इस रफ्तार को बनाए रखना एक बहुत बड़ा आर्थिक संकेत है। एकदम सही बात है। अगर विकास दर 7% के करीब है तो इसका मतलब है कि देश के अंदर व्यापार बढ़ रहा है, और अगर व्यापार बढ़ रहा है तो सरकार की कमाई पर भी इसका सीधा असर पड़ना चाहिए। जी, असर पड़ रहा है। तो चलिए इस वैश्विक तस्वीर से निकलकर अब देश के खजाने और टैक्स के नए ढांचे की बात करते हैं। देखिए, खजाने के मोर्चे पर जो आंकड़े सामने आए हैं वे मजबूत जीडीपी का ही सीधा परिणाम है। 2025 में भारत को जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड मिला था ना, वो कोई संयोग नहीं था। तो क्या वो सरकार के प्रबंधन का नतीजा था? बिल्कुल, ये सरकार के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का नतीजा है। राजकोषीय घाटा लगातार कम हो रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है टैक्स कलेक्शन में भारी वृद्धि। टैक्स कलेक्शन को लेकर सर्वे में कोई खास डेटा है क्या? हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या 6.9 करोड़ से उछलकर सीधा 9.2 करोड़ हो गई है। यहाँ थोड़ा रुकना जरूरी है, बात सच में दिलचस्प हो जाती है। यहाँ 6.9 करोड़ से सीधे 9.2 करोड़ रिटर्न, बहुत बड़ी छलांग है ये। वही तो क्या अचानक से 2.5 करोड़ लोग इतने अमीर हो गए कि टैक्स देने लगे, या फिर टैक्स का सिस्टम ही इतना बदल गया कि अब सिस्टम से बाहर आना मुश्किल हो गया है? मैं यही सोच रहा था। ये एक बहुत ही पैना अवलोकन है आपका। असल में ये सिर्फ लोगों की आय बढ़ने का मामला नहीं है,
बल्कि सिस्टम के औपचारिकीकरण यानी फॉर्मलाइजेशन का नतीजा है। अच्छा, मतलब लोग अब पक्के बिल पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जीएसटी के नए स्वरूप को जाता है, जिसे हम जीएसटी 2.0 या 2.0 कह सकते हैं। अगर हम जीएसटी 2.0 की कार्यप्रणाली को समझें तो ये एक 3 टियर फिल्टरिंग सिस्टम की तरह लगता है, जैसे पानी का कोई 3 परतों वाला फिल्टर हो। हाँ, बहुत हद तक वैसा ही है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझें तो इस फिल्टर में 18% की एक मानक दर है, जो कि ज्यादातर चीजों पर लगती है। जी। फिर 5% की योग्यता दर यानी मेरिट रेट है, जो जरूरी चीजों के लिए है। और तीसरी है 40% की अहितकर दर या डीमेरिट रेट, जिसमें सेस भी शामिल है। लेकिन ये फिल्टर अर्थशास्त्र में काम कैसे करता है? जैसे पानी का फिल्टर अशुद्धियों को रोकता है, वैसे ये टैक्स सिस्टम क्या फिल्टर कर रहा है? ये अर्थशास्त्र के अशुद्धियों को फिल्टर कर रहा है। वो जो 40% का भारी टैक्स है ना, वो उन विलासिता की वस्तुओं या नुकसानदेह चीजों पर लगता है जिन्हें सरकार हतोत्साहित करना चाहती है। अच्छा, तो वहां से सरकार खूब पैसा कमा लेती है। बिल्कुल, और वहां से जो अतिरिक्त रेवेन्यू आता है वो उस 5% वाले स्लैब को सब्सिडी देने में मदद करता है, जिससे आम आदमी की जरूरत की चीजें सस्ती रहती हैं। मैं समझ गया। और बीच का 18% वाला स्लैब पूरी इकोनॉमी को चला रहा है। एकदम सही। इस स्पष्ट व्यवस्था ने अनुपालन को इतना आसान बना दिया है कि छोटे व्यवसायियों के लिए कर चोरी करने से ज्यादा आसान अब कर चुकाना हो गया है। यानी सिस्टम इतना पारदर्शी हो गया कि लोग खुद ब खुद जुड़ते चले गए और खजाना भर गया। लेकिन सरकार इस अतिरिक्त पैसे का कर क्या रही है? यहीं पर कैपिटल एक्सपेंडिचर या केपेक्स का डेटा सामने आता है। सरकार का केपेक्स बढ़कर जीडीपी का 4% हो गया है। 4%? महामारी से पहले तो ये शायद 2.7% के आसपास था, राइट? जी बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। लेकिन जीडीपी का 4% केपेक्स, इसे अगर हम जमीन पर देखें तो इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा अर्थ ये है कि सरकार ये पैसा सिर्फ कर्मचारियों के वेतन या रोजमर्रा के खर्चों में नहीं उड़ा रही है। ये पैसा नई सड़कों, रेलवे कॉरिडोर, पुलों और डेटा सेंटर्स जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश किया जा रहा है, जो भविष्य की तैयारी है। हाँ, ये वो संपत्तियां हैं जो आने वाले कई दशकों तक अर्थव्यवस्था को रिटर्न देंगी। लेकिन अगर सरकार इतने बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है तो सारा काम वो खुद तो नहीं कर सकती। ठेकेदारों और प्राइवेट कंपनियों को काम करना होगा। बिल्कुल, उन्हें ठेके मिलते हैं और उन्हें ये काम शुरू करने के लिए चाहिए पैसा, यानी बैंकों से लोन। तो सवाल ये है कि क्या हमारा बैंकिंग सिस्टम इस विकास का बोझ उठाने के लिए तैयार है? ये अर्थशास्त्र की सबसे अहम कड़ी है और आंकड़े बताते हैं कि हमारा वित्तीय क्षेत्र शायद अपने इतिहास के सबसे मजबूत दौर से गुजर रहा है। बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता में शानदार सुधार हुआ है। अच्छा, मतलब अब लोन डूब नहीं रहे? बिल्कुल, उनका ग्रॉस और नेट एनपीए कई दशकों के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो कर्ज जो डूब गए थे या वापस नहीं आ रहे थे, उनका दशकों के निचले स्तर पर आना मतलब बैंकों की बैलेंस शीट अब एकदम साफ हो चुकी है। एकदम साफ है और वे खुलकर कर्ज देने को तैयार हैं। और सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, बीमा क्षेत्र का विस्तार भी अभूतपूर्व है। बीमा क्षेत्र में क्या चल रहा है? वित्त वर्ष 2025 में बीमा क्षेत्र के तहत एसेट अंडर मैनेजमेंट 77.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अरे बाप रे, 77 लाख करोड़? जी, ये आंकड़ा दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में वित्तीय सुरक्षा को लेकर जागरूकता कितनी बढ़ गई है। और जहां तक मैं पढ़ रहा था, इस पूरे वित्तीय ढांचे को गति देने के लिए रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उन्होंने सिस्टम की सफाई की है। बिल्कुल, आरबीआई ने अपने 9000 से अधिक पुराने सर्कुलर्स और दिशा निर्देशों को एकीकृत कर दिया है। 9000 सर्कुलर, ये तो लाल पीताशाही के एक पूरे पहाड़ को डायनामाइट से उड़ाने जैसा है। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी कदम था। जब नियम सरल हो जाते हैं तो बैंकों का समय कागजी कार्यवाही के बजाय व्यापार बढ़ाने में लगता है। सही बात है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आरबीआई भविष्य की तकनीक को सीधे अपने ढांचे में उतार रहा है। तकनीक से आपका मतलब क्या है? आर्थिक समीक्षा में निःशुल्क एआई या फ्री एआई दृष्टिकोण का जिक्र है, जिसे आरबीआई ने पेश किया है। एक मिनट रुकिए, फ्री एआई? ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे आरबीआई सभी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई मुफ्त सब्सक्रिप्शन बांट रहा हो। इसका असल मतलब क्या है? यहाँ फ्री का मतलब मुफ्त नहीं है। ये एआई के उपयोग को लेकर एक संरचनात्मक दृष्टिकोण है। वित्तीय क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल में बहुत बड़े जोखिम होते हैं,
जैसे डेटा चोरी या एल्गोरिदम की गलतियां। जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, इसलिए ये दृष्टिकोण एक सुरक्षित सैंडबॉक्स या नियंत्रित वातावरण देता है, जहां वित्तीय संस्थान जोखिमों का प्रबंधन करते हुए एआई का परीक्षण कर सकते हैं। ये तो नवाचार और सुरक्षा के बीच का एक बेहतरीन बैलेंस है। और शायद इसी नवाचार और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कुछ कानूनी बदलाव भी किए गए हैं ना? जी हाँ, प्रतिभूति बाजार संहिता 2025 लागू की गई है, जिसने पुराने कानूनों को हटाकर सिस्टम को बहुत सुव्यवस्थित कर दिया है। और बीमा सेक्टर के लिए भी कुछ था ना? हाँ, सबका बीमा सबकी रक्षा के तहत बीमा कानून संशोधन 2025 लाया गया है। इसने एफडीआई की सीमाएं तो बढ़ाई हैं, साथ ही डेटा सुरक्षा ढांचे को भी मजबूत किया है। तो बड़ी तस्वीर ये है कि हमारे पास साफ बैलेंस शीट वाले बैंक हैं, भविष्य का एआई रेगुलेशन है और विदेशी निवेश के लिए खुलता हुआ सिस्टम है। एकदम सही। लेकिन इन बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट और रेगुलेटरी बातों से निकलकर अब थोड़ा सड़क के किनारे चलते हैं, क्योंकि नीतियां कागजों पर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब तक वे ठेला लगाने वाले आम इंसान या छोटे व्यापारी की जीवन में बदलाव न लाएं, तब तक उनका कोई मतलब नहीं है। जमीनी हकीकत क्या है? मैं यही बता रही थी। जमीनी हकीकत को मापने के लिए इस समीक्षा में माइक्रो क्रेडिट या सूक्ष्म ऋण का एक बहुत ही शानदार डेटा दिया गया है। तो इस डेटा में क्या खास है? अगर हम पीएम स्वनिधि और पीएम मुद्रा योजना के परिणामों को देखें तो ये समावेशी विकास की एक बेहतरीन केस स्टडी है। पीएम स्वनिधि जो मुख्य रूप से रेहड़ी पटरी वालों के लिए है? जी बिल्कुल। इसके तहत 55.45 करोड़ ऋण खातों के माध्यम से 36.18 लाख करोड़ रुपए बांटे गए हैं। 36 लाख करोड़ का माइक्रो लोन। और जहां तक मुझे याद है, इसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा है। एकदम सही। सबसे खास बात यह है कि इस कुल माइक्रो लोन में से 69% हिस्सा महिला उद्यमियों के पास गया है। 69%? ये तो बहुत ही शानदार आंकड़ा है। तो इस सबको मतलब क्या है? अक्सर जब हम इन आंकड़ों को सुनते हैं तो इसे सिर्फ एक सामाजिक कल्याण या वेलफेयर मान लिया जाता है। हाँ, लोग सोचते हैं कि सरकार ने बस पैसा बांट दिया। बिल्कुल, लेकिन विशुद्ध अर्थशास्त्र के नजरिए से ये जो 69% महिलाओं तक पैसा पहुंचा है, ये बाजार में क्या बदलाव लाता है? ये सिर्फ कल्याण की बात नहीं है, ये इकोनॉमिक मल्टीप्लायर का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो कैसे काम करता है? देखिए, जब समाज के निचले पायदान पर आय बढ़ती है तो वो पैसा वापस स्थानीय अर्थव्यवस्था में खर्च होता है। डेटा बताता है कि स्वनिधि लाभार्थियों की औसत आय में 20% की वृद्धि हुई है। और ये बढ़ी हुई आय सीधे उनके जीवन स्तर को बदल रही होगी? बिल्कुल। 39% परिवारों के आवास में सुधार हुआ है और 55% के लिए भोजन आसान हुआ है। और मुझे लगता है कि इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ता होगा। एकदम सही पकड़े हैं आप। 50% परिवारों के लिए शैक्षिक अवसर बढ़े हैं। अर्थशास्त्र जब शिक्षा और स्वास्थ्य में बदलता है, तब जाकर असली विकास होता है। और क्या ये छोटे व्यापारी अपना कर्ज वापस चुका रहे हैं? क्योंकि हमने भी बात की थी कि बड़े बैंकों का एनपीए कम हुआ है, लेकिन इन छोटा लोन्स का क्या? ये सबसे सुखद आश्चर्य है इस डेटा का। इस वर्ग में अनुमानित एनपीए दर 10% से नीचे बनी हुई है। अरे वाह, मतलब वे न केवल व्यापार कर रहे हैं बल्कि ईमानदारी से कर्ज चुकाकर अपनी साख भी बना रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देश के अंदर का पहिया तो तेजी से घूम रहा है। लेकिन एक मिनट, हमने विश्लेषण की शुरुआत में कहा था कि बाहर वैश्विक तूफान है और भारत तो हमेशा से कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सी चीजें आयात करता है। हाँ, आयात पर हमारी निर्भरता काफी है। तो अगर दुनिया में उथल पुथल है और व्यापार के नियम बदल रहे हैं, तो हमारा आयात बिल तो आसमान छू रहा होगा। इस हिसाब से तो भारत का व्यापार घाटा इतना बड़ा होना चाहिए कि वो इस पूरी विकास दर को ही निकल जाए। आपका ये संशय बिल्कुल तार्किक है। और अगर हम सिर्फ मर्चेंडाइज ट्रेड या माल व्यापार को देखें तो भारत का व्यापार घाटा है भी। मतलब हम बेचते कम हैं और खरीदते ज्यादा हैं। जी, माल के मामले में ऐसा ही है। लेकिन अर्थशास्त्र में चीजें अलग थलग आम नहीं करती। इस माल व्यापार घाटे की पूरी भरपाई 2 अन्य रास्तों से हो रही है। वो 2 रास्ते कौन से हैं? पहला है हमारा सेवा निर्यात यानी सर्विसेज एक्सपोर्ट, और दूसरा है रेमिटेंसेस, जो बाहर से भारतीय पैसा भेजते हैं। अच्छा, यानी जो आईटी कंपनियां सॉफ्टवेयर सेवाएं दे रही हैं और जो भारतीय विदेशों में काम करके डॉलर घर भेज रहे हैं, वो हमें बचा रहे हैं। बिल्कुल, ये दोनों मिलकर माल व्यापार के घाटे को पाटते हैं। इसी का परिणाम है कि वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में हमारा चालू खाता घाटा या सीएडी घटकर मात्र 0.8% रह गया है। 0.8%। ये तो बहुत ही सुरक्षित स्थिति है। और इस बाहरी मोर्चे पर एक और आंकड़ा है जो बहुत ध्यान खींचता है। मैंने देखा कि भारत ग्रीनफील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा गंतव्य बन गया है।
हाँ, 114 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ। लेकिन बहुत से लोग शायद ये ना जानते हो, ये ग्रीनफील्ड निवेश क्या होता है। ग्रीनफील्ड निवेश का मतलब है कि विदेशी कंपनियां यहां आकर किसी पुरानी बनी बनाई कंपनी को खरीद नहीं रही हैं। तो क्या वे सब कुछ नया बना रहे हैं? जी, वे बिल्कुल खाली मैदान से नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही हैं, नई केबल बिछा रही हैं, नए डेटा सेंटर्स बना रही हैं। भारत ने इस मामले में मलेशिया और वियतनाम को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। और जब इतना सारा विदेशी डॉलर देश में आता है, चाहे वो निवेश के रूप में हो या रेमिटेंस के रूप में, तो ये हमारे विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत करता है। बिल्कुल करता है। जनवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 701.4 बिलियन डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। 700 बिलियन डॉलर पार कर गया। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि ये हमें कितनी सुरक्षा देता है। देखिए, अगर हम इसकी तुलना वित्त वर्ष 15 से करें ना, तो ये दुगने से भी अधिक हो चुका है। आज ये भंडार भारत के लिए 11 महीने से अधिक के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। 11 महीने का इंपोर्ट कवर? जी, यानी ये उस वैश्विक तूफान के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी ढाल है। एकदम सही। विदेशी मुद्रा, जीडीपी और आयात निर्यात की ये सब बातें अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को समझने के लिए जरूरी तो हैं, लेकिन इन सब नीतियों की असली परीक्षा तब होती है जब एक आम इंसान बाजार में सब्जी या राशन खरीदने जाता है। जी, महंगाई का मुद्दा सबसे अहम है। वही ना, अगर जीडीपी 7% है लेकिन महंगाई 10% है तो आम आदमी की जेब तो कट ही रही है। महंगाई पर प्रहार के मोर्चे पर यह समीक्षा क्या कहती है? ये अर्थशास्त्र का कड़वा सच है कि महंगाई विकास को खा जाती है, लेकिन इस डेटा में सबसे राहत देने वाली बात यही है। क्या राहत मिली है? 2025 में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत में हेडलाइन महंगाई में सबसे अधिक 1.8% की गिरावट दर्ज की गई है। यानी अमेरिका या यूरोपीय देशों की तुलना में हमने महंगाई को ज्यादा प्रभावी ढंग से नीचे लाया है। बिल्कुल। खाद्य महंगाई और कोर महंगाई दोनों को बहुत ही रणनीतिक तरीके से प्रबंधित किया गया है। और मैकेनिकली देखा जाए तो जब महंगाई कम होती है तो आम आदमी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचा पाता है। हाँ, उसकी क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर बनी रहती है। और फिर वो बचत बैंकों में जाती है, जिससे बैंकों के पास पूंजी बढ़ती है और वे आगे निवेश के लिए और कर्ज दे पाते हैं। यही वो चक्र है जो अर्थव्यवस्था को लगातार आगे बढ़ाता है। एकदम सही कहा आपने। महंगाई का नियंत्रित होना ही इस पूरे आर्थिक चक्र की सबसे बड़ी सफलता है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण का सार प्रस्तुत करें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक तरफ दुनिया भर में जहां ब्याज दरें बढ़ रही हैं, वहीं भारत 7% के करीब विकास दर कायम रखे हुए है। जी, टैक्स देने वालों की संख्या 9.2 करोड़ पहुंच गई है। बैंकों का एनपीए ऐतिहासिक रूप से कम है। छोटे स्तर पर महिलाओं को माइक्रो लोन मिल रहे हैं और महंगाई पर पूरी तरह से लगाम है। बिल्कुल। ये सब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक स्थिर अर्थव्यवस्था और बढ़ता डिजिटल निवेश यही तय करता है कि भविष्य में नौकरियां कहां पैदा होंगी। सही बात है। लेकिन इन सब मजबूत आंकड़ों के बीच एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल उठता है जो हमें भविष्य की ओर सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, वो क्या सवाल है? हमने देखा कि देश में 9.2 करोड़ लोग डिजिटल टैक्स भर रहे हैं। भारी भरकम ग्रीनफील्ड निवेश डेटा सेंटर्स में आ रहा है। और आरबीआई भी फ्री एआई मॉडल ला रहा है। एग्जैक्टली। तो अगले 5 सालों में जब हर छोटा बिजनेस और बड़ा बैंक एआई से चलेगा और सारा डेटा डिजिटल होगा, तो क्या भविष्य की आर्थिक समीक्षा इंसान लिखेंगे? अरे बाप रे। या मशीनें खुद डेटा का विश्लेषण करके नीतियां तय करेंगी? और उस हाइपर डिजिटल दुनिया में हम इंसानों के लिए वैल्यू एडिशन का नया मतलब क्या होगा? ये सच में एक झकझोर देने वाला विचार है। हम आज डिजिटल होने का जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसे भविष्य की नींव भी रख रहा है जहां पूरा आर्थिक ढांचा एआई के हाथों में जा सकता है। बिल्कुल। आज के विश्लेषण की शुरुआत में हमने कहा था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक्सरे बहुत धुंधला है। भारत ने अपनी तस्वीर तो साफ रखी है, लेकिन जब एआई इस एक्सरे मशीन को पूरी तरह अपने हाथ में ले लेगा तो कल की तस्वीर कैसी होगी, ये सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज के इस दस्तावेजों के गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय पर जरूर सोचिएगा।